बच्चों, तीसरे चैप्टर का हमारा अगला प्रश्न संग्रह है 3.4। इस प्रश्न संग्रह में पूरे चैप्टर का निचोड़ है। निचोड़ का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने जो दो सूत्र पढ़े हैं, एक n वें पद का सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, और दूसरा n पदों के योगफल के लिए जो सूत्र पढ़े हैं हम लोग Sn बराबर n बटे 2 वर्ग कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी वर्ग कोष्ठक बंद। जो दोनों सूत्र हैं, या एक तीसरा भी है ना, n बटे 2 बराबर कोष्ठक में a प्लस टी n, तो ये तीनों में से किसी दो सूत्र का या कोई एक सूत्र का प्रयोग करके 3.4 हमें हल करना है। और यह शाब्दिक प्रश्न है पूरा इसके अंदर 3.4 में। तो सवाल को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ करके हमको समझना है इसमें n वें पद का सूत्र लगेगा कि n पदों के योगफल का सूत्र लगेगा। यह सवाल को पढ़कर हमें समझ करके हल करना है। ओके, थोड़ा ध्यान से सवाल पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे देखिए, पहला सवाल है, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपये, यानी 1 जनवरी को 10 रुपये, 2 जनवरी को 11 रुपये, 3 जनवरी को 12 रुपये, इस प्रकार ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन बीतते गया उसने क्या किया, 1-1 रुपया बढ़ा बढ़ाकर जमा करते चली गई। तो हमें बताना है कि 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक उसने कुल कितनी रकम जमा करी, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कुल दिया है, कुल का मतलब होता है योगफल, कुल का मतलब योगफल। और उसे समझेंगे, जब कुल आता है तो जोड़ा जाता है, और अंकगणित श्रृंखला में जोड़ के लिए सूत्र क्या है, n पदों का योगफल Sn। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि Sn को ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ें कम से कम मालूम होनी चाहिए। क्या चीज़? a, n और d, माने पहला पद, कुल पदों की संख्या और उन पदों, क्रमिक पदों के बीच का अंतर हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए तलाशते हैं। पहले यहाँ पे एक श्रृंखला बनेगी, क्योंकि पहले दिन 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। यहाँ पे लिखेंगे दी गई अंक गणितीय, इसलिए लिख रहा हूँ गणितीय श्रृंखला क्योंकि यहाँ पर देखोगे पहले दिन 10 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर 12 रुपये, ऐसे करके वह रकम जमा करती है। कब तक? 31 दिसंबर तक। वो अंतिम पद नहीं है कि अंतिम में कितना दी है वो या कितना जमा करी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला पद कितना है, 10 बराबर। इनमें अंतर तो किसी दो को घटा लो, 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपया। यानी यहाँ पे देखो 10, 11, 12, तो अंकगणित श्रृंखला में दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अपने मन में क्या ध्यान आएगा कि पूरे साल में क्या होते हैं, 12 महीना होते हैं, तो n बराबर 12। लेकिन उसने पूरे साल में 12 दिन नहीं जमा किया है, या हर महीने नहीं, हर दिन जमा किया है। तो यहाँ पर हमारा n क्या होगा, कुल दिनों की संख्या। तो चूँकि हम सब जानते हैं कि अरे एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे जो सन है कितना, 2016 है। तो 2016 क्या है, लीप वर्ष है, और एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366 दिन। थोड़ा सा मेंशन कर दो, चूँकि वर्ष 2016 क्या है, लीप वर्ष है, इसलिए कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 दिन होगी, 366 डेज होगा।
इसलिए n इज इक्वल टू 366, यानी कुल 366 उसने पैसा क्या किया है, जमा किया है। तो हमें क्या करना है, यस n पदों का योगफल, तो कितने पद हैं कुल, कितने दिन है 366, यस 366 हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है, समझे कि नहीं। इसलिए यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 गुणे d बाई फॉर्मूला या सूत्र से, समझे कि नहीं। इसलिए अब इसके मान को रखेंगे तो यस n का मान 366, तो 366/2 2a का मतलब पहले दिन कितना रकम किया जमा किया उसने 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस n का मान 366 माइनस 1 गुणे कितने पर हर दिन कितना रुपया बढ़ाते, एक तो अंतर कितना है, 1 का है, ये आपका डेटा लिखा गया। ओके, कटेगा तो ज़रूर, अगर भी काटिए मत। 366/2 इन ब्रैकेट 10 दूना 20 20 प्लस यहाँ पे गुणा होगा 365 इंटू कितना आएगा 1, तो 366/2 और यहाँ पे क्या होगा 20 धन 365, इसलिए 366/2 65 और 20 85, तो कितना हो गया 385। चूँकि 2 से 385 नहीं कटेगा मगर 366 कटेगा, तो 2 से काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6, कितना हो गया ये 183 इंटू 385, उसका गुणा करना पड़ेगा, तो यहीं बगल में गुणा कर लेते हैं हम लोग। 385 इंटू 183, 3 5 15, 3 24 और 1 25, 3 का 9 2 11, 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, 6 7 का 18 और 6 24, और 1 का गुणा होगा तो 385 ही आएगा। तो 5 5 8 5 13, 1 14, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 8 14, 3 2 5 और 1 6। यहाँ देखिए गड़बड़ थोड़ा सा, 8 5 40, 8 8 64 4 68, हाथ लगा 6, 8 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया ये, बराबर। अब जोड़िए 5 5, 8 1 9 5 14, हासिल 1 और 1 2 और 8 10 और 3 3 6 और 1 7, तो इसलिए यस 366 बराबर कितना हो गया 70,455 रुपये। इसलिए सानिका ने, इसलिए आंसर लिखेंगे, इसलिए सानिका ने 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत 70,455 रुपये की, उसकी कुल बचत 70,455 रुपये की हुई। ये रहा आपका आंसर। ओके, ठीक। चलिए अभी अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लिखने में। ओके, चलिए इसके बाद जो दूसरा सवाल है वह देखिए, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कर्ज लिया तथा उस कर्ज पर 1,360 रुपये ब्याज देने का वादा किया।
प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपये कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया। तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली किस्त और अंतिम किस्त कितनी होगी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसने क्या क्या दिया है। जैसे देखो, कुल 12 किस्त, यानी 12 किस्त में उसे रकम जमा नहीं कि पूरी रकम उसे चुकता करनी है, चुका देनी है 12 किस्त में। इसको 12 चांस मिल रहा है, तो हमारा क्या हो, 12 पद हो गया, यानी n का मान कितना हो गया, 12 हो गया। समझे। कुल कर्ज कितना है, 8000। तो जब वो 12 किस्त में कुल रकम वापस किया तो क्या क्या दिया होगा उसने, जो कर्ज लिया हुआ वो रकम दिया होगा, प्लस उस पर ब्याज जो रहा होगा ब्याज भी दिया होगा। तो कुल रकम कितनी थी, 8000 रुपये कर्ज था और 1360 रुपये क्या था, उसका ब्याज था। तो उसने 8000 रुपये के साथ साथ ब्याज भी उसने अदा किया, यानी दोनों रकम उसने कुल 12 महीनों में वापस की। 12 महीने में कुल कितनी रकम वापस करी, 12 महीने में उसने जो कर्ज की रकम थी वो और प्लस ब्याज दोनों रकमों में मिला करके क्या किया, वापस किया। तो 12 किस्तों में कुल कितना वापस किया, कुल 12 किस्तों में कुल कितना है, तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यस्यन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, कुल वापस की गई रकम, ये किस में आएगा, यस्यन। लेकिन यस्यन है, लेकिन कितने किस्तों में, 12 किस्तों में। तो 12 किस्तों में 12 बार से कितनी रकम वापस करी है, 8000 धन 1360 बराबर 9360 रुपया उसने कुल 12 किस्तों में वापस करी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कुल किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या अर्थात n बराबर कितना, 12 किस्त, 12 किस्त उसने वापस किया। किस्तों में अंतर, किस्तों में अंतर, जब वह पहली किस्त दिया उसके बाद जब दूसरी किस्त देने गया तो 40 रुपया कम कर दिया, यानी डी होता है ये। उसके बाद फिर जब गया देने 40 रुपया कम, जैसे मान लो एक एग्जांपल, अगर मान लो 100 रुपये की किस्त बनी, जैसे अभी अक्टूबर में उसने 100 रुपया दिया तो नवंबर में कितना देगा, 60 रुपया देगा, 40 रुपया कम। तो कम किया मतलब -40, समझे कि नहीं। तो ये हमारा क्या आ गया, जो दिया था 1 2 3 चीज़ दिया, हमने लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली किस्त, पहली किस्त मतलब पहली किस्त माने पहला पद, यानी पहले महीने में कितना रकम उसने वापस किया, वो क्या हो गया, ए हमें ज्ञात करना है। और अंतिम किस्त, कुल कितने किस्तों में उसने रकम लौटाया है, 12 किस्त में। तो 12वां पद, यानी कि 12वीं किस्त क्या होगा, 12वां पद होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, अंतिम किस्त। अंतिम किस्त मतलब अंतिम पद, यानी कि TN अर्थात कितना हो गया, T12 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझे। तब चूँकि हमें यस्यन का मान दिया है, यन का मान दिया, AND, देखो AND यस्यन या AND और TN, इसमें दो चीज़ें ज्ञात हो जा रहा है, इसको भी बाद में रखते हैं। यस्यन के बारे में सोचते हैं, AND और यस्यन। तो 1 2 3 4, 4 में से हमको 1 2 3 चीज़ मालूम है, तो चौथी चीज़ हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, यस्यन। तो पहले क्या करेंगे, यस्यन के लिए सूत्र लिखेंगे, यस्यन बराबर n/2 2a + n-1 गुणे d बाई फॉर्मूला या सूत्र से। तो कुल कितनी किस्त है, 12। तो यस 12 बराबर 12/2, 2 गुणे पहली किस्त नहीं मालूम है, कुल किस्त 12 - 1, डी कितना है, -40। माइनस है तो क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे।
अब यस 12 किस्तों कितनी रकम वापस किया वो 9,360 रुपये बराबर, ब्रैकेट तो पूरा ओपन होगा नहीं तो 2 छक 12 कटेगा ना, काट सकते हैं, मैंने कहीं काटा नहीं, यहाँ पे काट 2 एक कम 2 2 छक 12, तो कितना बचा वहाँ पे सिर्फ 6 बचा। और कोष्टक में 2a प्लस 12 में से गया 11 गुणे -40। अब देखो यहाँ गुणा है 6, पहला पद 6 दूसरा पद ए है, दोनों की क्या संबंध है गुणे का है, तो 6 का पक्षांतर करो कितना हो जाएगा 9,360 बटे कितना 6 बराबर, यहाँ क्या बचा 2a। अब देखो ए गुणा है तो कितना हो गया 11 चौक 44 440, लेकिन ये प्लस है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब भाग दो यहाँ पे 9,360 में 6 का भाग दो, 6 कम 6 उतारे 3, 6 पचे 30 उतारे 6 छक 36, ये जीरो यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, यानी कट कर कितना आ जाएगा ये 1560, कितना आ गया 1560, इसलिए ये 1560 बराबर 2a माइनस 440। तो अभी क्या करेंगे अगले स्टेप में 1560 जो ऋण 440 इसको इधर लाएंगे तो ऋण कितना हो जाएगा प्लस 440 बराबर क्या बचेगा 2a, इसको जोड़ो 0 6 और 4 10, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2 बराबर 2a। अब 2 का पक्षांतर करेंगे 2000 बटे 2 बराबर a, इसलिए a बराबर काटो इसको, बहुत आसान है, 2 एक कम 2 कितना आया 1000 रुपया। तो उसने पहली किस्त कि उस व्यक्ति ने पहली किस्त कितनी भरी 1000 रुपये भरी। ओके, आई बात समझ में। अब जो है कितना भरा उसने 1000 रुपया भरा। अब जो है आगे देखेंगे कि अंतिम किस्त मतलब 12वीं किस्त थी, यानी कि T12 ज्ञात करना है, तो T12 के लिए TN का सूत्र लिखो, TN बराबर a प्लस n-1 गुणे d, ये क्या हो गया सूत्र से या बाय फॉर्मूला। तो T12 बराबर a कितना आया 1000 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है -40, तो 1000 प्लस 11 गुणे -40, 1000 11 चौक 44 440 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1000 माइनस 440, 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, इसलिए T बराबर कितना आ गया 560 रुपये। ये हो गई उसकी अंतिम किस्त। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है पहली किस्त और अंतिम किस्त, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहली किस्त बराबर 1000 रुपये तथा अंतिम किस्त बराबर 560 रुपये, और ये रहा आपका आंसर। समझे ना। तो पहले सवाल को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें क्या क्या देखो, जब कभी कोई कर्ज लौटाता है ना तो ब्याज के साथ में लौटाता है, तो उसका कर्ज और ब्याज हमेशा क्या होता है जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग मिश्र धन भी कह लेते हैं। जो हमारी किस्त बनती है वह मिश्र धन पर बनती है। समझे। यहाँ पे एक दूसरा सवाल पूरा हुआ। अभी हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। ओके, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिए,
क्या है, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5,000 रुपये, दूसरे वर्ष 7,000 रुपये और तीसरे वर्ष 9,000 रुपये इस प्रकार निवेश किया। निवेश करना मतलब यह जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफिस में योजना चलती है, इसमें रकम को जमा किया जाता है कुछ वर्षों के लिए, तो बाद में हमें उसमें से एक मुश्त रकम मिलती है जितना समय जमा करेंगे। यहाँ पे सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया, तो 12 वर्षों में उसने वहाँ पे कुल कितनी रकम निवेश की। यहाँ पे कुल कितना निवेश किया, 12 वर्ष, 12वें वर्ष में नहीं पूछा कि 12वें वर्ष में कितना उसने निवेश किया, 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया, यानी जब उसने 12 वर्ष वहाँ पे पैसा जमा किया तो उसे वहाँ से कुल कितनी रकम मिलेगी वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो उसने रुपया जमा किया है उसका लिखेंगे पहले, दी गई अंगठित श्रृंखला क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5,000, 7,000, 9,000 है ना, मतलब उसमें अंतर समान है। दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के अनुसार यहाँ पे ऐसा कहा नहीं है कि श्रृंखला मतलब सिद्ध कीजिए, ऐसा कुछ दिया नहीं है। पहला क्या है, 5,000, 7,000 और 9,000 ... तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पद 5,000, पहला पद कितना है 5,000। डी चाहो तो इसे लिख सकते हो 7,000 ऋण 5,000 बराबर कितना 2,000। इसमें से भी घटाओगे तो भी कितना आएगा 2,000। तो यह जो है श्रृंखला ही होती है। अधिकतर सवाल जब शाब्दिक प्रश्न होता है तो श्रृंखला ही होती है, अगर नहीं होगा तो कहते हैं कि श्रृंखला है कि नहीं बताइए। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसे श्रृंखला ही समझिए। अच्छा, कितने वर्ष जमा किया, 12 वर्ष तक। तो n बराबर कितना हो गया 12, n कितना हो गया 12 वर्ष। तो कुल कितना निवेश किया, यानी कुल यानी कि यशयन कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यशयन बराबर n/2 2a + n-1 गुणे डी। कहाँ से मिला, सूत्र से। यस 12 12/2 2 गुणे ए कितना है 5,000, 12 - 1 डी कितना है 2,000। तो ये भी देखिए कट रहा है, 2 × 12 6। ये कितना होगा, 5,000 का दोगुना कितना हो गया 10,000 धन 11 गुणे 2,000 6 10,000 11 दूना 22,000। तो 6 गुणे 22 10 32,000। इसलिए यस 12 बराबर 0 0 0 6 दूनी 12 6 दूनी 18 और 1 19 कितना हो गया 1,92,000 रुपये। तो कौन था ये, सचिन। इसलिए सचिन ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में 12 वर्षों में सचिन ने बचत प्रमाण पत्र में 12 वर्षों में 1,92,000 रुपये का निवेश किया। ओके, ये रहा आपका सवाल, देख लीजिए पूरा आ रहा है स्क्रीन पर। इसके बाद अब चौथा सवाल देखते हैं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, किसी नाट्यगृह में
कुर्सियों की कुल कतारें 27 हैं। कुल कतारें 27 हैं। पहली कतार में 20 कुर्सी, दूसरी कतार में 22 कुर्सी और तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सी होगी तथा नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। तो पहले देखा जाए तो कुर्सियों की संख्या कितनी है कतार में, 20, 22 और 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के अनुसार पहले क्या है, 20, 22, 24। ओके, तो पहले पहला पद 20, डी कितना होगा, देखो 22 ऋण 20 हो या 24 माइनस 22 हो, कितना आएगा, 2 ही आएगा। 22 में से 20 घटा लो या 24 से 22 घटा लो, कितना आ रहा है, डी 2 आ रहा है, क्योंकि गणितीय श्रृंखला में ही कुर्सियों की संख्या दी गई है। ये तो हो गया अपना दत्त में। आगे देखिए 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है, कितना दिया है, 15वीं कतार, यानी क्या ज्ञात करना है, T15। 15 कतारों में कुल नहीं, यानी 15वीं कतार में, यानी पहली कतार T1 में 20, T2 में 22, T3 में 24। तो T15 यानी 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है वो हमें ज्ञात करना है। इसके आगे नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो नाट्यगृह में कुल कितनी कतारें हैं, 27 कतारें हैं, बराबर। और हर एक दूसरी कतार में पहली कतार से कितनी कुर्सी ज़्यादा है, 2, यानी पहली कतार में अगर 20 है, दूसरी में 22, तीसरी में 24, तो 27वीं कतार में कितनी कुर्सी है वो नहीं पूछा उसने, 15वीं कतार की कुर्सी पूछा है, 15वीं कतार की। और उसके साथ क्या पूछा उसने कि कुल कितनी कुर्सी होगी, तो कुल कतारें कितनी हैं, 27। तो 27 कतारों में कुल कितनी कुर्सी होगी, तो कुल माने सम, यस, कितनी कतारों में, 27, यानी कुल 27 कतारों में कितनी कुर्सियां होंगी वो हमें निकालना है। यानी यहाँ पे 2 चीज़ ज्ञात करना, 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है और नाट्यगृह में 27 कतारें हैं, तो 27 कतारों में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। तो सबसे पहले T15 ज्ञात करते हैं। T15 में देखते हैं क्या है, चूँकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, सूत्र से T15 a का मान 20 पहली कतार, कुल कितनी कतार है, 15, 15 माइनस 1, और कितने का अंतर कतारों में, 2 का। तो 20 धन 14 गुणे 2, तो 20 धन 14 दूना 28, इसलिए T15 बराबर कितना हो गया, 48। यानी 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है, 48 कतार, 48 कुर्सी है। कितनी कुर्सी है, 48 कुर्सी है, समझे। इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, 27वीं कतार में कुल, मतलब नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो कितनी कतारें हैं, नाट्यगृह में कुल कितनी कतारें, 27 कतारें हैं। तो 27 कतारों में कुल कितनी कुर्सियां हैं, क्या ज्ञात करना है, S27। इसलिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। फिर क्या लिखेंगे, सूत्र से S27, n का मान 27/2, 2 गुणे 20, 27 माइनस 1 गुणे 2, तो कटेगा नहीं 27, तो ऐसे लिखो 20 दूना 40 धन 26 गुणे 2, 27 से गया 26, 27/2 कोष्टक में 40 धन 26 दूना 52, तो 27/2 गुणे 5 4 9 92, तो 27/2 गुणे, सॉरी इसको कट करेंगे यहाँ से, 2 1 कम 2,
2 चौक 8, 2 छक्का 12, कितना आया 27 गुणे 46। इसका गुणा करो, 46 गुणे 27, 7 छक 42, हाथ लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 1 9, कितना आएगा 2 2 2 4 9 3 12। इसलिए यस 27 बराबर 1242। समझे? इसलिए आंसर क्या लिखना है, 15वीं कतार में कुर्सी और नाट गृह में कुल कितनी कुर्सियाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए 15वीं कतार में कुर्सियों की संख्या बराबर 48 तथा नाट्य गृह की कुल कुर्सियों की संख्या बराबर 1242। ये रहा आपका आंसर। ओके, ठीक है। अगला सवाल देखिए 3.4 का 5वां सवाल। कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया। बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अंश अधिक है। यदि बुधवार का तापमान -30 अंश हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे सोमवार से शनिवार यानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि यानी 6 दिन का है। मेरे को 6 पद मानिए। सोमवार पहला पद, मंगलवार दूसरा पद, जो सोमवार है ये हमारा पहला पद हो गया, मंगलवार दूसरा पद हो गया, बुधवार तीसरा पद हो गया, गुरुवार चौथा पद हो गया, शुक्रवार 5वां पद हो गया और शनिवार 6ठा पद हो गया। जैसे समझाया मैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, तो याद आया आपको? पहला पद ए, दूसरा पद a + d, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। तो जो कंडीशन है, थोड़ा सा सवाल देखिए क्या है। सोम और शनिवार का तापमान का योगफल, सोमवार और शनिवार यानी क्या है a + 5d का जो तापमान है मंगल और शनि के योगफल से, मंगलवार का तापमान a + d, शनिवार का फिर a + 5d है। ये सोम शनिवार का तापमान और ये मंगल शनि का तापमान है। तो जो सोम और मंगल शनिवार का जो तापमान है वह मंगल और शनि के तापमान के योगफल से क्या 5 अंश अधिक है। यानी इसको जितना भी जोड़ोगे, सोमवार और शनिवार का जो तापमान का योगफल है, यह योगफल मंगल और शनिवार के का जो योगफल आएगा उस योगफल से भी क्या है 5 अंश अधिक है। समझे कि नहीं? तो रफली इसको हल करके देखते हैं, समझ के देखते हैं। ये सोम और शनि का तापमान है और ये मंगल और शनिवार का तापमान है। क्या कंडीशन है? सोम और शनिवार का जो तापमान का योगफल है, यह योगफल मंगल और शनिवार के तापमान के योगफल से भी 5 अंश ज़्यादा है। यानी इसमें और 5 जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। देखो क्या होता है, ए कट गया, यहाँ पे क्या बचा 5d, यहाँ पे क्या बचा 6d + 5। पक्षांतर करोगे 5d - 6d = 5 यानी -d = 5, अर्थात d का मान कितना आ गया -5 आ गया, d का मान आ गया। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक चीज़ और दत्त में दिया है, बुधवार का तापमान -30 अंश है। तो बुधवार कहाँ है? यहाँ, यानी a + 2d का मान कितना दिया है -30 दिया है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 चर a और d, तो हमको d का मान मिल गया है। अगर हम d का मान यहाँ पे रख देते हैं -5 - 30, a - 10 - 30, a बराबर -30 - 10, a का मान -20 आ गया। समझे कि नहीं? तो एक तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या किया,
पहला आंसर निकाल लिया, ए का मान मिल गया। तो सबसे बेस्ट है ऐसे माने। एक तरह से और मान सकते हैं, यहाँ पर हम मान लो जैसे बुधवार का तापमान दिया है तो बुधवार को ए मान लें, इसके पहले a माइनस डी मान ले, a माइनस 2d मान लें, इसके नीचे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे भी मान के सवाल को हल कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिकली हमको ये अच्छा पड़ेगा, भले लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन इस तरह से हमें आदत है ऐसे मानने की, पहला पद दूसरा पद, तो हम इसी से मान करके सवाल को आगे हल करते हैं। तो ए और डी का मान मिल गया, तो सवाल हम फटाफट उनका मान निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हल करते हैं सवाल को। एक रफली आपको वहाँ पे मैंने बताया कि रफली ऐसे भी कर सकते हैं, पे ये भी नियम और ये भी नियम है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, समझे कि नहीं। दोनों तरह से आपको मान मिलेगा ही मिलेगा जो है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। माना सोमवार से शनिवार तक का तापमान क्रमशः ए माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और क्या है शनिवार, क्रमशः सोमवार शनिवार तक का तापमान क्रमशः है, समझे, क्रमशः इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 है, समझे कि नहीं। अब आ गया पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, यहाँ जो अभी मैं लिखूँगा आपको समझने लिखूँगा, सोमवार और शनिवार का तापमान का योगफल, सोमवार धन शनिवार का तापमान बराबर मंगल और शनिवार, मंगलवार और शनिवार का तापमान, समझे कि नहीं। तो क्या है, सोमवार का तापमान ए प्लस, ये सोमवार है और ये क्या शनिवार है, a प्लस 5d, यहाँ पर मंगलवार यानी कि दूसरा a प्लस डी और शनिवार का a प्लस 5d। तो तुलना क्या है कि सोमवार और शनिवार के जो तापमान का जो योगफल है, यह योगफल मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से भी क्या 5 अंश अधिक है, यानी कि ये योगफल है यह अधिक है, किससे, इस योगफल से। कितना अधिक है, 5 है, इसमें क्या करो 5 जोड़ दो। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, a 2a प्लस 5d, यहाँ पे क्या हुआ 2a प्लस 6d प्लस 5। फ़र्क क्या है, दोनों पदों में बराबर कि दोनों तरफ समान चिन्ह है तो क्या होगा, वो कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 5d बराबर 6d प्लस 5। तो इसका पक्षांतर करोगे, 5d माइनस 6d बराबर 5, देयरफॉर माइनस d बराबर 5, इसलिए d बराबर -5। ये हो गया हमारा d का तापमान। परंतु क्या, परंतु बुधवार का तापमान कितना है, -30 है, -30 है। तो चूँकि यहाँ पे जो माने हैं उसमें बुधवार क्या है, सोम मंगल बुध, बुध क्या है a प्लस 2d, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर -30, समझे। फिर हमें d का मान मालूम है, तो d का मान यहाँ रखो, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो a प्लस 2 गुणे -5 बराबर -30, इसलिए a -10 बराबर -30, इसलिए a बराबर -30, -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +10 हो जाएगा।
इसलिए ए बराबर प्लस माइनस तो घटेगा, कितना हो जाएगा 20, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, ए का मान कितना हो गया -20। तो डी का मान भी आ गया और ए का भी मान आ गया। इसलिए अब लिखेंगे, मान निकाल लो ए बराबर -20 अंश। दूसरा क्या है a प्लस डी, तो -20 प्लस डी का मान -5, तो -20 प्लस माइनस -5 -25 अंश सेल्सियस। दूसरा क्या है a प्लस 2d, हर एक मान निकाल, अभी हर एक मान निकल रहा, सोम से लेकर शनिवार तक। -20 प्लस 2 गुणे -5, 2 गुणे -5, तो -20 प्लस इंटू माइनस -10, कितना हो गया -20 -30, समान चिन्ह है जुड़ जाएगा 30 और माइनस, फिर a प्लस 3d -20 प्लस 3 गुणे -5, -20 -15 -35 अंश। a प्लस 4d -20 प्लस 4 इंटू -5, -20 -20 -40 अंश। एक और लास्ट का बचा है a प्लस 5d, तो -20 प्लस 5 इंटू -5, -20 -25 -45 अंश सेल्सियस। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कारगिल में सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान क्रमशः -20 -25 -30 -35 -40 तथा -45 अंश सेल्सियस है। इसलिए कारगिल में सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान क्रमशः, ये सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये हुआ आपका आंसर। ओके, इस तरह से सवाल है ये। कंडीशन पर खाली ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सवाल समझ में आ जाएगा। ओके, अब लास्ट सवाल है, छठा सवाल, वो देखते हैं। देखो बच्चों, 3.4 का लास्ट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधा और तीसरी पंक्ति में 3 पौधा, ऐसे करके पौधे लगाए गए। इस प्रकार कुल 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए? तो जो पौधों की संख्या किसमें है? अंगणितीय श्रृंखला में है। तो पहला पद यानी कितना है? 1 है। संख्या कितनी बढ़ती जा रही है? 1 1 1 2 3, तो डी का मान कितना हुआ? 1 हुआ। कुल कितनी पंक्ति है? 25, तो क्या हो गया? n। इन 25 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाए गए? 25वीं पंक्ति में कितना पौधा, ऐसे नहीं पूछा। कुल 25 पंक्तियों में जितने भी लगे हैं पेड़, सही पेड़ों की संख्या यानी कितना, क्या पूछा उसने? यस 25 पूछा है। तो आप क्या करोगे? इसलिए यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। किससे हो गया ये? सूत्र से, कुल के वजह से, समझे कि नहीं? खाली 25वीं पंक्ति पूछता तब tn का सूत्र लगता है। तो यस 25 बराबर 25/2 2 गुणे 1 25 माइनस 1 गुणे 1 25/2 2 1 कम 2, 25 में से 1 गया 24, 24 1 कम 24, तो 25/2 गुणे 24 और 2 46। काटो इसको, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, कितना आ गया?
25 गुणे कितना आ गया 23। अब गुणा करो 25 गुणे 23, 3 पचे 15, 3 6 और 1 7, 2 पचे 10, 2 4 और 1 5, 5 7, 5 और 7 और कितना हो गया 5 कहीं गड़बड़ हो गया, 1 मिनट देखो चाहे गड़बड़ हुआ। 24 और तो कितना होता है 26 होता है 26। तो क्या होगा 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया यहाँ पे 13, कितना आएगा 13, क्या आएगा 25 गुणे 13, 25 गुणे 13 होगा, ये गलत है, इसके बगल में गुणा करते हैं 25 गुणे 13, 13 पच्चे 3 पच्चे 15, 3 6 और 1 7, फिर 1 पच्चे 5 और 1 दूने 2, 5 7 5 12 2 1 3, इसलिए S25 बराबर 325 पौधे। और यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, इसलिए 25 पंक्तियों में कुल 325 पौधे लगाए गए। यहाँ पर आपका 3.4 ख़त्म होता है। ओके, और अभी अगले वीडियो में हम लोग कठिन प्रश्न का सवाल हल करेंगे। ओके, थैंक यू।